हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। तो किसी पर्सन को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सब्सटेंटिव राइट के साथ ही साथ उसकी प्रोसीजरल राइट को प्रोटेक्ट और इंश्योर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इंडिया में दो ऐसे लॉज जो हमारी प्रोसीजरल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं वो हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में। तो आइए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे दो तरीके के लॉज होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो इंश्योर करते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं हमारी राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, वेयर एज प्रोसीजरल लॉज वो लॉज होते हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं मेथड्स, प्रैक्टिस या वेज इन विच अ कोर्ट प्रोसीडिंग टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लें किसी पर्सन ने मर्डर किया है, तो मर्डर क्या होता है या इसकी पनिशमेंट क्या है, ये सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन करेगा। मगर उस पर्सन को पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, उसमें क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीडिंग्स होगी, वो हमारा प्रोसीजर लॉ बताता है। तो इस केस में सब्सटेंटिव लॉ हमारा आईपीसी होगा, वेयर एज प्रोसीजर लॉ हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा। तो सब्सटेंटिव लॉज के कुछ एग्जांपल्स हैं इंडियन पीनल कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट। और प्रोसीजरल लॉज के कुछ एग्जांपल्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड लॉ ऑफ एविडेंस है। तो हमारा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये प्रोसीजरल लॉ है, मगर इससे कुछ पार्ट्स, कुछ सेक्शंस या कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो सब्सटेंटिव इन नेचर है। एग्जांपल के तौर पर सेक्शन 96, सेक्शन 100, सेक्शन 114 एंड सेक्शन 115 ये वो प्रोविजंस हैं जो सब्सटेंटिव इन नेचर है। ये बात करते हैं राइट टू अपील, रिव्यू और रिवीजन के। इसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें से कौन सा सही है? तो किसी भी स्टैट्यूट की अगर आप उसका नाम जानना चाहते हो तो आपको उसकी सेक्शन नंबर 1 देखना चाहिए। वहां पे आपको मिल जाएगा कि इस स्टैट्यूट को हम साइट क्या करेंगे, बोलते क्या है। सिविल प्रोसीजर कोड का या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेक्शन 1 जब हम देखते हैं तो ये बोला गया है उसमें, दिस एक्ट मे बी साइटेड एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब कि सीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ना कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे सिविल प्रोसीजर या कोड फॉर सिविल प्रोसीजर दिया हुआ है। तो कोड और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है? एक्ट मतलब अधिनियम, कोड मतलब संहिता। तो जो एक्ट होता है ये बाय द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट लाया जाता है, और जो कोड होता है ये कोडिफिकेशन किया जाता है इसका। तो कोड मतलब अ कलेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, वेयर एज एक्ट जो होता है ये बाय द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट लाया जाता है। मतलब कि जैसे कि बिल पहले पास किया जाता है, फिर से दोनों हाउसेज उसको पास करते हैं, फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट के पास। उसके बाद वो बिल जो होता है वो लॉ में कन्वर्ट होता है, मतलब कि एक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर वो लॉ बन जाता है। वेरास कोड जो होता है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज का एक कलेक्शन होता है या रूल्स का एक कलेक्शन होता है। जब हमारे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने देखा था कि उस टाइम बहुत सी कस्टम्स या बहुत से लॉज, रूल्स जो थे वो प्रचलन में थे, वो चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए उन्होंने जितने भी लॉज उस समय थे उसको इकट्ठा करके एक कोड में बना दिया। तो वो स्टैट्यूट या वो लॉज जो कि कोडिफिकेशन द्वारा आते हैं उनको हम कोड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन पीनल कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बाद हमारा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसकी इनैक्टमेंट डेट 21 मार्च 1908 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट मतलब कि लागू कब हुआ था वो है 1 जनवरी 1909। हम कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो फर्स्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो था वो इनैक्ट हुआ था 1959 में बाय कमिटी हेडेड बाय सर जॉन रोमली। तो ये सर जॉन रोमली थे कौन? ये थे चेयरमैन सेकंड प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन के, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी 1853 में। इसके बाद ये जो फर्स्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आया था इसको अमेंड किया गया था 1877 में और 1882 में, मगर ये दोनों
अमेंडमेंट्स जो किए गए थे ये फुलफिल नहीं कर पाए उस टाइम की जो नीड थी। इसके बाद फिर से इसको पूरा रिपील कर दिया गया और न्यू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लाया गया था 1908 में। ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लाया गया था जो अभी भी चल रहा है, ये ड्राफ्ट किया गया था बाय अ कमिटी हेडेड बाय सर ईयरली रिचर्ड्स ने। अब हम ये जान लेते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारे टोटल 11 पार्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, जो 158 सेक्शंस टोटल है। ऑर्डर 51 है और शेड्यूल जो है वो टोटल 5 शेड्यूल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्डर कौन सा है सीपीसी में। तो सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्डर जो सीपीसी में है वो है ऑर्डर 21, जो कि एग्जीक्यूशन की बात करता है और इसमें टोटल 106 रूल्स हैं। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया सीपीसी का। अब हम डेफिनेशन क्लॉज से देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्री के बारे में। तो जो डिक्री है दैट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिक्री का मतलब क्या होता है। डिक्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे ईदर बी preliminary or final. It shall be deemed to include rejection of plaint and determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. Explanation ये है, a decree is preliminary when further proceedings has to be taken before the court and can completely dispose of. It is final when such adjudication completely dispose of the suit. It may be partly preliminary or partly final. तो अगर आपसे डिक्री का डिफिनेशन पूछा जाता है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पूरा लिखना है इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो डिक्री होती है ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसका, एडजुडिकेशन का। अब ये एडजुडिकेशन जो होती है क्या करती है, ये कंक्लूसिवली डिटरमाइंस करती है क्या डिटरमाइन करती है, राइट्स ऑफ द पार्टीज। अब अगर कोई भी केस जो है वो कोर्ट के सामने आया है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ कंट्रोवर्सी रही होगी ना, कुछ दिक्कत रही होगी, कुछ डिस्प्यूट रही होगी, तभी वो कोर्ट के सामने आया है। तो यहाँ पे जो राइट्स ऑफ द पार्टीज हम डिटरमाइन करेंगे वो मैटर इन कंट्रोवर्सी होगा इन अ सूट एंड में इधर भी प्रिलिमिनरी और फाइनल। इट शैल डीम टू इंक्लूड, डीम यहाँ पे वर्ड यूज किया कि डीम टू इंक्लूड, मतलब कि वो असली में रियलिटी में उसमें इंक्लूडेड नहीं है मगर हम उसको मान रहे हैं कि वो इंक्लूड होगा। It shall deem to include rejection of plaint and determination of any question within section 144. It shall deem to include rejection of plaint and determination of any question within section 144. इसके बाद दिया गया कि but shall not include any adjudication from which an appeal lies from as an appeal from an order and second any order of dismissal for default. अब इसका explanation जो है वो बता रहा है कि preliminary और final का मतलब क्या होता है। इसके साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जो डिक्री है वो पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। मतलब कि अगर आप ये डेफिनेशन देखते हो तो ये पूरी कंप्लीट है। इसमें ये बताया गया कि डिक्री का मतलब क्या है, डिक्री कितने तरीके की होती है, क्या इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, मतलब रियलिटी में वो डिक्री नहीं है मगर उसे इंक्लूड किया जा सकता है, और क्या नहीं इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स जो है, अगर ये एलिमेंट्स उस चीज में प्रेजेंट है, उस डिसीजन में प्रेजेंट हैं कोर्ट के, तो वो डिक्री कहलाएंगे। तो एसेंशियल एलिमेंट्स बाय विच अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट कैन बी टर्म्ड एज डिक्री आर, पहला देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, मतलब कि एडजुडिकेशन होना चाहिए तभी आप डिक्री बोल सकते हो उस चीज को। फिर से दूसरा फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन होना चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन मस्ट बी इन अ सूट, बताया था यहाँ पे मैटर इन कंट्रोवर्सी इन दी सूट, एडजुडिकेशन मस्ट बी इन अ सूट। फोर्थ सच एडजुडिकेशन शुड डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, मतलब कि जो एडजुडिकेट आप करोगे ये क्या करेगा, राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमाइन करेगा ना। और फिफ्थ डिटर्मिनेशन जो होना चाहिए मस्ट बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर, मतलब कि ये कंक्लूसिव नेचर को होना चाहिए। तो आइए अब हम एक एक करके इन पांचों पॉइंट्स को देखते हैं और जानते हैं डिक्री के बारे में। सबसे पहला एडजुडिकेशन जो था, तो एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी जुडिशरी जो होती है, कोर्ट जो होती है, वो अपना जुडिशियल माइंड लगाती हैं और कोई भी डिसीजन देती हैं तो हम उसको एडजुडिकेशन कहते हैं। मींस जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट इन ऑर्डर दैट अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट अमाउंट टू डिक्री देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, मतलब कि पहली एसेंशियल पॉइंट जो है, किसी भी डिसीजन ऑफ द कोर्ट को डिक्री होने के लिए एडजुडिकेशन होना चाहिए। If there is no judicial determination of the dispute between the parties, there can be no decree. सेकंड जो है
वो सूट में होना चाहिए। मतलब कि जो ये आप डिटरमाइन करोगे एडजुडिकेशन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इन अ सूट। अब सूट का मतलब क्या होता है? मींस अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। मतलब कि किसी, अब देखिए सीपीसी में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट होता है। मतलब कि जो पार्टी होती है, जो प्लेंटिफ होता है, वो प्रेजेंट करता है अपनी प्लेंट को, इसके अगेंस्ट में सम्मन जाता है डिफेंडेंट को, फिर डिफेंडेंट अपना आंसर देता है, तो इसको हम सूट कहते हैं। ठीक, मतलब कि सूट को होने के लिए प्लेंट होना चाहिए। ये जो सूट की मीनिंग है, ये सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, ये हनराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड में बताया गया था। दस एवरी सूट इज कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। बताया ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है सूट का वो प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट ही होता है। एंड वेयर देयर इज नो सिविल सूट देयर कैन बी नो डिक्री, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। मतलब कि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहां पे अगर आपने प्लेंट को फाइल नहीं किया है, उसके अलावा भी डिक्री वहां पे दी जा सकती है। मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे अगर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग कमेंस की गई है एप्लीकेशन द्वारा, तो वो भी हमारी डिक्री के अंदर आती है। एग्जाम्पल, सेक्शन 295 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर अगर कुछ एप्लीकेशन के अगर फाइल की गई है तो वो भी हम मानेंगे कि वो सूट है और यहाँ पे डिक्री पारित की जा सकती है। सेकंड जो है, एप्लीकेशन मेड टू फाइल एन एग्रीमेंट टू रिफर टू आर्बिट्रेशन अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 9, 10, 11, 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 26 लैंड एक्विजिशन एक्ट, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 110A मोटर व्हीकल एक्ट, यूपी एग्रीकल्चर एक्ट। यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्टेड अंडर एन एप्लीकेशन मेड अंडर द एक्ट वाज आल्सो ट्रीटेड एज अ सूट। ये कौन से केस में था? ये था बलराम सिंह वर्सेस दूधनाथ AIR 1949। प्री रिक्विजिट क्या है डिक्री के लिए कि वो सूट होना चाहिए। सूट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट होना चाहिए। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस या कुछ सिचुएशंस ऐसे भी हैं जहां आप प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट नहीं कर रहे हो, एप्लीकेशन दिए हो, वो एप्लीकेशन भी मान लिया जाएगा कि आपने प्लेंट उसमें प्रेजेंट किया हुआ है और वहां पे डिक्री दी जा सकती है। तो ये कुछ सिचुएशंस थी जहां पे एप्लीकेशन के जरिए भी आप सिविल प्रोसीडिंग को मोशन में ला सकते हो, कमेंस कर सकते हो और डिक्री दी जा सकती है उसमें। थर्ड जो था वो कंक्लूसिव डिटरमाइंस करता है। आपने कई बार आंसर लिखने के बाद आखिरी में कंक्लूजन लिखा होगा, मतलब कि आपका कंक्लूजन क्या है। पूरा जो कोर्ट्स में जज होते हैं वो कंक्लूड करके फिर उसके बाद अपना डिसीजन देते हैं, एडजुडिकेशन देते हैं। मतलब कि इसके बाद डिस्प्यूट जो पहले रह गया था वो खत्म हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो राइट्स ऑफ द पार्टीज होती हैं वो कंक्लूसिव तरीके से डिटरमाइन कर दी जाती हैं। इसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं रह जाता है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन मींस द डिटर्मिनेशन मस्ट बी फाइनल एंड कंक्लूसिव। इफ इट इज देन इट इज अ डिक्री एंड नॉट देन इट इज नॉट अ डिक्री। इसके बाद राइट्स ऑफ द पार्टीज एज टू मैटर इन कंट्रोवर्सी, जो फोर्थ पॉइंट था, यहाँ पे एडजुडिकेशन मस्ट बी डिटरमाइंड, एडजुडिकेशन मस्ट हैव डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। अब यहाँ पे राइट का मतलब क्या है? राइट मींस सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड नॉट मर्ली द प्रोसीजरल राइट। पार्टीज जो होती हैं मींस पार्टीज टू द सूट, दैट इज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। और मैटर इन कंट्रोवर्सी मतलब कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? रिफर टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट टू विच सम रिलीफ आर सॉट बाय द पार्टीज। मतलब कि वो सब्जेक्ट मैटर जिसपे दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने आई हैं और अपनी बातें रख रही हैं। इसके बाद उसी डेफिनेशन में बताया गया था कि डिक्री क्या नहीं होगी। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। इसके बाद उसी डेफिनेशन में बताया गया टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल और डीम डिक्री। वहां पे दिया गया था ना कि इट शैल डीम टू इंक्लूड, वो डिक्री जो असली में डिक्री नहीं है मगर उनको डीम किया गया है। तो आइए अब हम इन डिक्रीज के बारे में, इन टाइप्स ऑफ डिक्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो डिक्री वो है प्रिलिमिनरी डिक्री। तो व्हेन एन एडजुडिकेशन डिक्लेयर्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी इन अ सूट बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, इट इज अ प्रिलिमिनरी डिक्री. It is passed in those cases in which the court first adjudicate upon the rights of the parties and then to stay for a time being until it is in a position to pass a final decree in the suit. मतलब कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है वो पूरी तरीके से आपकी राइट को डिक्लेयर नहीं करती है, आपके राइट को नहीं बताती है, मगर इसमें जो होता है यहाँ पे कोर्ट को सबसे पहले देखना पड़ता है कि राइट क्या है पार्टी की. उसके बाद वो पोजीशन में जब हो जाती है कि वो बता सकती है पर्सन को ये मिलना चाहिए तो वो फाइनल डिक्री देती है. एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया 3 भाई हैं तो उनके बीच में अब सेपरेशन हो रहा
है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी देनी है उनको, ठीक है। तो इन तीनों भाई ने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। तो अभी सबसे पहले क्या होगा, अब सबसे पहले कोर्ट ने ये नहीं कह देगी कि आप 1/4 ले लीजिए, आप 2/3 ले लीजिए और जो रिमेनिंग है 3rd पर्सन जो है वो ले ले। तो कोर्ट ऐसे नहीं कर सकती ना, पहले उसको देखना पड़ेगा कि तीनों भाई का हिस्सा क्या क्या है, कि जो विल थी या जो मतलब जो फादर ने जो कहा था या उनकी जो विल थी उसमें क्या कहा गया था कि इस पर्सन को इतना मिलना चाहिए, इस पर्सन को इतना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वो राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमाइन करेगी, फिर उसके बाद ऑर्डर निकालेगी, फिर उसके बाद फाइनल डिक्री निकालेगी कि ये प्रॉपर्टी अब सेपरेट हो गई है और इस पर्सन को इतनी इतनी प्रॉपर्टी मिलती है। तो हम देख लेते हैं कुछ सिचुएशन जहां पे कोर्ट को प्रिलिमिनरी डिक्री पास करनी होती है। सबसे पहले जो है वो है सूट फॉर पोजेशन एंड मींस प्रॉफिट, ऑर्डर 20 रूल 12, सूट फॉर प्रीएम्पशन, ऑर्डर 20 रूल 14, सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन, जो अभी हमने बात की। पार्टीशन के लिए अगर आपको चाहिए और सेपरेट पोजीशन चाहिए तो तीनों भाई को क्या चाहिए था, पार्टीशन करना पड़ेगा, तभी तो आप सेपरेट पोजीशन दोगे। तो पार्टीशन करने के लिए आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उस पर्सन का हिस्सा कितना कितना है। तो ये यहाँ पे आप कोर्ट जो होगी वो प्रिलिमिनरी डिक्री देगी, मतलब कि सबसे पहले जो डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री देगी उसमें बताएगी कि इस पर्सन का इतना हिस्सा है, और इसके बाद वाली जो डिक्री देगी उसमें बताएगी कि ये प्रॉपर्टी सेपरेट हो चुकी है और इस पर्सन को इतना इतना मिला है। इसके बाद सूट फॉर फॉरक्लोजर ऑफ अ मॉर्गेज, ऑर्डर 34 रूल 2 to 3, सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ऑर्डर 34 रूल 4 to 5, सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, ऑर्डर 34 रूल 7 to 8। तो ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें कुछ और भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या किसी भी केस में जो कोर्ट है क्या वो मोर देन 1 डिक्री पास कर सकती है किसी सूट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल AIN 1967 में। यहाँ पे ये कहा गया था, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर आर नो प्रोविजंस अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड दैट प्रोहिबिट द पासिंग ऑफ more than one preliminary decree if the court is satisfied that there is need to pass more than one, ये one होगा, more than one preliminary decree he may do so, thus yes there can be more than one preliminary decree। मगर यहाँ पे only in partition केस होता है ये ज्यादातर, जैसे कि हमने अभी बताया था ना आपको, यहाँ पे पार्टीशन करना और सेपरेट पोजीशन करना है। तो वहां पे आपको सबसे पहले जो पार्टीशन में जो पार्टीज हैं उनकी आपको पोर्शन देखना पड़ेगा कि इनको कितना कितना देना, इनकी राइट कितनी कितनी है, फिर उसके बाद आप उसको सेपरेट पोजीशन दे सकते हो। इसके बाद फाइनल डिक्री। अब देखिए प्रीलिमिनरी डिक्री वो डिक्री होती है जिसके बाद अभी केस आप देख रहे हैं ना, जो अभी सिचुएशन बताई हमने, यहाँ पे केस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है मगर यहाँ पे राइट कुछ डिटरमाइन की गई हैं, ठीक है। अब फाइनल डिक्री क्या होती है, अ डिक्री विच कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, मतलब कि फाइनल डिक्री के निकलने के बाद यहाँ पे केस में कोई भी डिस्प्यूट नहीं रह जाता है, केस फाइनली सेटल हो जाता है। तो अ डिक्री विच कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट एंड फाइनली सेटल्स ऑल क्वेश्चन इन controversy between parties and nothing is further left to be decided, तो वहां पे फाइनल डिक्री दी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है राइज हो सकता है कि क्या किसी केस में एक से ज्यादा फाइनल डिक्री दी जा सकती है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया था शंकर वर्सेस चंद्रकांत AIR 1995 में। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज सेटल्ड लॉ दैट मोर देन वन फाइनल डिक्री कैन बी पास्ड, मतलब कि मोटे मोटे तौर पे ये टोटल डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अगर कोर्ट को लगता है कि इस केस में प्रिलिमिनरी डिक्री पास करनी चाहिए तो वो करेगी, या फाइनल डिक्री पास करनी चाहिए वो करेगी। इसके बाद आता है पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। व्हेन कोर्ट एडजुडिकेट टू क्वेश्चंस इन द सेम डिक्री देन इट इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू ड्रॉ पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। जैसे कि अभी दोनों आपने ऊपर दोनों सिचुएशंस में देखना, यहाँ पे जो कोर्ट थी वो अलग अलग डिक्री पास कर रही थी, मतलब कि पहली डिक्री जो थी वो राइट डिटरमाइन कर रही थी कि इसको इतना मिलना चाहिए, और दूसरी जो डिक्री थी उसमें वो ये कह रही थी कि अब प्रॉपर्टी सेटल हो चुकी है, प्रॉपर्टी सेपरेट हो चुकी है, इस पर्सन को इतनी इतनी प्रॉपर्टी मिली है। मगर कोर्ट ऐसा भी कर सकती कि वो एक ही डिक्री पारित करे, एक ही डिक्री पास करे और उसी में बता दे कि इस पर्सन को इतना पोर्शन मिला है, इसका इतना राइट है और ये प्रॉपर्टी सेपरेट हो गई है और इस पर्सन को अब ये इतना मिल चुका है। उस सिचुएशन में कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि ये जो है ये पार्टली प्रिलिमिनरी हिस्सा है उस डिक्री का और ये पार्टली फाइनल हिस्सा है उस डिक्री का, ठीक है। ये ज्यादातर सूट फॉर पोजेशन या मींस प्रॉफिट में किया जाता है, जहां पे उसे बताना पड़ता, कोर्ट को देखना पड़ता है कि सबसे पहले मींस प्रॉफिट कितना हुआ है इन सालों में, कि मींस प्रॉफिट कितना अराइज हुआ है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑर्डर निकालेगा पोजीशन के उसमें। तो ये दोनों इस सिचुएशन में आपको पार्टली प्रिलिमिनरी बताना पड़ेगा और पार्टली फाइनल डिक्री बताना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा पोर्शन ये है। इसके बाद डीम या स्टैट्यूटरी डिक्री। तो जो डीम डिक्री होती है उसे फ्रिक्शनल या स्टैट्यूटरी डिक्री भी बोला जाता है। तो एन एडजुडिकेशन नॉट फाइलिंग द
requirement of section 2 clause 2 of the CPC cannot be said to be a decree, but legal friction, there are certain order and determination which are deemed to be decree, but in reality they are not a decree. Example के तौर पर rejection of plaint order 7 rule 11 या restitution section 144. तो ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पे जो हमारा लॉ है, जो हमारे स्टैट्यूट जो है उसने माना है कि ये दो सिचुएशंस जो होंगी यहाँ पे डिक्री, ये असली में डिक्री नहीं है मगर ये डीम किया गया है डिक्री, तो ये डिक्रीज के टाइप थी। तो ये तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दी गई है डिक्रीज के टाइप, मगर हमारा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये कुछ और डिक्रीज की बात करता है, वो है कंटिंजेंट डिक्री ऑर्डर 46 रूल 2, इर्रेगुलर डिक्री ये सेक्शन 99 के रिलेशन में है, और एक्स पार्टी डिक्री ऑर्डर 9 रूल 6। तो कंटिंजेंट डिक्री क्या होती है, तो यहाँ पे दी कोर्ट में ईदर स्टे दी प्रोसीडिंग और पास अ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि कोर्ट के पास जब कोई चीज आती है, कोई केस सामने आता है तो उसके पास तीन चीजें होती, मतलब तीन ऑप्शंस होते हैं कि वो उस प्रोसीडिंग में स्टे लगा सकती है, या डिक्री पास कर सकती है, या ऑर्डर पास कर सकती है। मगर वो ऐसा भी कह सकती है जो तीनों चीजें हैं ये कंटिंजेंट हैं, मतलब कि इसके होने पे डिपेंड करती हैं। कंटिंजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट रेफर्ड व्हिच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड अंटिल व्हिच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल रिसिप्ट ऑफ अ कॉपी ऑफ जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट ऑन द रेफरेंस। मतलब कि जब आप किसी कोर्ट को रेफर करते हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो पॉइंट जो है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक उस हाई कोर्ट का उस पॉइंट के ऊपर जजमेंट ना आ जाए। इसके बाद आती इर्रेगुलर डिक्री। तो आपने सुना होगा इर्रेगुलरिटी जो होती है और इलीगैलिटी जो होती है, ये दो चीज सुनी होगी आपने। तो इर्रेगुलर डिक्री क्या होती है, एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। तो ये हमारा सेक्शन 15 बताता है कि कोई भी सूट जो फाइल होता है वो लोएस्ट ग्रेड में होना चाहिए इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, ठीक। मगर अगर ऐसा नहीं होता, बट इफ डिक्री इज पास्ड बाय अ हायर ग्रेड कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, तो ये जो होगा ये इलीगल नहीं होगा, ये इर्रेगुलर होगा, इर्रेगुलरिटी होगा, इसको सही किया जा सकता है, ठीक है, ये इलीगल नहीं होगा। इसके बाद जो होता है वो एक्स पार्टी डिक्री होती है, ऑर्डर 9 रूल 6। अ डिक्री पास्ड होगा यहाँ पे, सॉरी, अ डिक्री पास्ड इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट व्हेन द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डू नॉट अपीयर, देन अ डिक्री पास्ड इज एन एक्स पार्टी डिक्री। मतलब कि वो सिचुएशन जहाँ पे प्लेंटिफ कोर्ट के सामने आ गया है और डिफेंडेंट को सम्मन गया था, फिर भी वो कोर्ट के सामने नहीं आया, तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, वो एक्स पार्टी डिक्री पास कर देती है। यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए उस सिचुएशन में क्या होगा, जहाँ पे ना तो प्लेंटिफ आया ना डिफेंडेंट आया, उसमें क्या होता है, वो डिसमिसल ऑर्डर पास करती है, ठीक है, वो एक्स पार्टी डिक्री पास नहीं करती, वो डिसमिसल ऑर्डर पास करती है। तो ये कुछ डिक्रीज थी जो कि सेक्शन 2 ऑर्डर 2 में कवर नहीं होती, मगर सीपीसी में बात की गई है इसके बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑर्डर डिक्री और जजमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो जो ऑर्डर है वो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में बताया गया है, जो डिक्री है वो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में बताया गया है, और सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जजमेंट की बात की गई है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट अ डिक्री, ये ऑर्डर का मतलब होता है। तो डिफरेंस पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला को ऑर्डर जो होता है, एन ऑर्डर में ओरिजिनेट फ्रॉम अ सूट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और में अराइज फ्रॉम प्रोसीडिंग कमेंस्ड बाय एन एप्लीकेशन ऑफ पिटीशन, और अ डिक्री कैन ओनली बी पास्ड इन सूट व्हिच इज कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। वो जो वहां पे हमने कुछ एक्सेप्शंस बताए थे, कुछ एग्जांपल्स जो दिए थे, वो सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। उनके अलावा जो है जो डिक्री पास होगी उसकी रिक्विजिट जो है, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें जो एसेंशियल पॉइंट है, उसके बिना डिक्री नहीं हो सकती, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। अगर वो प्लेंट है तब वो डिक्री होगी। मगर ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट से भी ओरिजिनेट हो सकती है, इसके साथ ही साथ वो एप्लीकेशन से भी ओरिजिनेट हो सकती है। मतलब कि जो सिविल प्रोसीडिंग है, ये जो मोशन में लाया जाता है, मोशन में ये प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट से भी लाई जा सकती है, और एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन से भी लाई जा सकती है, पिटीशन से भी लाई जा सकती है। मगर जहां पे प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट होता है, जहां पे प्लेंट दी जाती है, वहां पे कोर्ट जो थी वो डिक्री दे सकती है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वेयरएज जो ऑर्डर है ये तीनों सिचुएशन दिया जा सकता है, जहां पे मतलब प्लेंट से ओरिजिनेट हुई है केस, एप्लीकेशन से हुई है, या पिटीशन से हुई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, एन ऑर्डर में और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स। मतलब कि जो ऑर्डर होता है ये कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, जो राइट्स होती हैं पार्टीज की उसको फुल्ली तरीके से डिटरमाइन। मगर जो डिक्री होती है ये कंक्लूसिव तरीके से डिटरमाइन करती है। मतलब
मतलब कि अगर डिक्री पारित होगी इसके बाद कुछ भी डिस्प्यूट नहीं रह जाता बिटवीन दी पार्टीज, वो कंप्लीटली तरीके से सेटल हो जाती है। तो अ डिक्री इज एन एडजुडिकेशन व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन रिगार्ड टू एनी और ऑल मैटर इन कंट्रोवर्सी। थर्ड पॉइंट, देयर कैन नॉट बी अ प्रिलिमिनरी ऑर्डर, प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं हो सकता है। वेयरएज डिक्री के सिचुएशन में प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी या पार्टली फाइनल भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, ओनली दोज ऑर्डर्स आर अपीलेबल एज स्पेसिफाइड इन द कोड। जैसे कि सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 43 रूल 1 में बताया गया है कि ये जो मतलब ये सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे आप ऑर्डर को अपील कर सकते हो, वेयर एज डिक्री जो होती है पूरी तरीके से अपीलेबल होती है। फिफ्थ पॉइंट जो है, द नंबर ऑफ ऑर्डर में बी पास्ड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, मतलब कि एनी नंबर, यहाँ पे एनी नंबर होगा, सॉरी, एनी नंबर ऑफ ऑर्डर में बी पास्ड इन अ सूट और अ प्रोसीडिंग। और डिक्री के सिचुएशन में हमने उन दो केस के बारे में बात कर ली थी सुप्रीम कोर्ट के, वहां पे जो बताया गया था वो है, मतलब कि जो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहती है कि मोर देन 2 प्रिलिमिनरी डिग्री पास होनी चाहिए तो वो कर सकती है, या मोर देन 2 फाइनल डिग्री पास होनी चाहिए तो वो कर सकती है। और जजमेंट क्या होता है? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिक्री या ऑर्डर, मतलब कि जब कोर्ट जो डिक्री या ऑर्डर दे देती है इसके बाद कोर्ट अपनी स्टेटमेंट रखती है, मतलब कि जैसे आप लिखते हो ना आखिरी में कंक्लूजन जैसे लिखते हो, वैसे ही कोर्ट अपने जजमेंट में बताती है कि ये हमने देखा इस केस में, और इस केस इन पॉइंट्स के ऊपर इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये जजमेंट दे रहे हैं, हम ये अपनी बात रख रहे हैं, तो वो चीज होती है वो जजमेंट कहलाती है। तो अब ये जो 3 ऑर्डर हैं, मतलब 3 ये जो आपने चीजें पढ़ी, ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट, आप इसको याद कैसे रख सकते हो? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो है जैसे कि डिक्री अगर आप देखो तो इसका जो क्लॉज है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 2 है, तो 2 और 2 को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल 4 होता है वो, ठीक है। तो 4 और 4th लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है? डी है, तो उससे डिक्री याद रख सकते हो आप। फिर से अगर आप ऑर्डर देखते हो तो ऑर्डर का जो हमारा जो सेक्शन है वो है ऑर्डर 2 रूल 14 है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? 14 + 1 आप कर देना तो वो 15 हो जाएगा। 15th लेटर कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट है? वो है ओ, तो उससे आप ऑर्डर याद रख सकते हो। फिर से जो जजमेंट का सेक्शन है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 9, इसमें अगर आप 9 में +1 ऐड कर देते हो वो हो जाता है 10 हमारा, तो 10th अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो है जे, तो जे से आप जजमेंट याद रख सकते हो। तो एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे आप इन तीनों चीजों का सेक्शंस याद रख सकते हो। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया और डिक्री क्या है वो भी समझ में आई हो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।